Hello everyone, myself हिमांशु रंजन, a second year MBBS स्टूडेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज अपना पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं लूथर मेयर कर्व पे। तो लूथर मेयर ने एक कर्व बनाया। लूथर मेयर ने क्या बनाया? एक कर्व बनाया। कर्व किस किस के बीच में बनाया? सबसे पहले पढ़ते हैं। लूथर मेयर प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। लूथर मेयर ने एक कर्व बनाया किसके बीच में? एटॉमिक वेट के बीच में और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। हम लोग जानते हैं किसी भी कर्व में दो चीज़ होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो लूथर मेयर ने एक्स एक्सिस पर एटॉमिक वेट को रखा और वाई एक्सिस पर एटॉमिक वॉल्यूम को रखा और इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकल के आए वो पढ़ते हैं। सो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड फ्रॉम द कर्व। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स दैट इज अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्यूपाई द पीक पोजीशन। जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में रखे जाते हैं पीरियोडिक टेबल के? तो ग्रुप 1 में, या फिर अगर मेंडलीफ के अकॉर्डिंग बोले तो ग्रुप 1A में। तो जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, वो इस ग्राफ में पीक पोजीशन पर आते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, ये मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है। अब ये ग्राफ किसके उसमें है? ये हो गया एटॉमिक मास, ये हो गया एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक मास को हम लोग एक्स एक्सिस पे रख दिए और एटॉमिक वॉल्यूम को हम लोग वाई एक्सिस पे रख दिए, है ना। तो ये हमारा एक ग्राफ बन गया है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ। इसी को हम लोग बोलते हैं लूथर मेयर कर्व, ठीक है। ये हो गया आपका लूथर मेयर कर्व, ठीक है। तो नहीं देख रहे हैं कि जो भी ग्राफ का पीक पोजीशन है उसको किसने ऑक्यूपाई किया है? अल्कली मेटल में, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ग्राफ के पीक पोजीशन कौन आते हैं? अल्कली मेटल्स आते हैं। तो पहला कंक्लूजन यहाँ से ये निकला कि पीक पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय दी अल्कली मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशन। जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो डिसेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। इस ग्राफ में देखा जाए तो देखिए, मान लीजिए एक पहाड़ है, तो ये पहाड़ का ये वाला पीक पॉइंट हो गया, ऊपर चढ़ रहे हैं तो हो गया असेंडिंग और नीचे उतर रहे हैं तो हो गया डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। सो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है इस ग्राफ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मेटलॉइड्स, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट। मतलब मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो बॉटम पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं। एक बार देख लेते हैं। ये जो बॉटम पार्ट है, ये दिस वन, ये जो आपको बॉटम पार्ट बना हुआ है, ये तो इस बॉटम पार्ट को कौन ऑक्यूपाई करता है? तो दीज ऑल बॉटम पार्ट आर ऑक्यूपाइड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। सो बॉटम पार्ट को कौन ऑक्यूपाई करता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड मेटलॉइड्स। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव दैट इज हेलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन। और जो असेंडिंग पोजीशन है, ये जो असेंडिंग पोजीशन है, इस पे कौन आते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। जैसे ये ऊपर चढ़ रहे हैं तो असेंडिंग हो गया, तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस लूथर मेयर कर्व का टोटल 4 फाइंडिंग्स है। पहला कि पीक पोजीशन पर कौन आते हैं? अल्कली मेटल्स आते हैं। डिसेंडिंग पोजीशन पर कौन आते हैं? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आते हैं। बेस पर कौन आते हैं? बॉटम पर कौन आते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटलॉइड्स आते हैं। और असेंडिंग पोजीशन कौन ऑक्यूपाई करते हैं? तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये आपका है लूथर मेयर कर्व, जो कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया गया, ठीक है। इस ग्राफ में एक चीज ये कहा गया है कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशंस। इसमें ये कहा गया कि जिस भी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सिमिलर है वो ग्राफ में सिमिलर पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ का कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व लूथर में प्रपोज दैट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इस ग्राफ के बेसिस पे लूथर मेयर ने ये कहा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होता है? एटॉमिक वेट का। अब यहाँ पर एक नया बात आ गया कि ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है, मतलब कि हर एक एलिमेंट अपना प्रॉपर्टी एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करता है, इसी को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। अगर इसका डेफिनेशन का बात करें, सो व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, जब हम लोग एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करते हैं तो वैसे एलिमेंट्स जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, जब हम लोग एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो वैसे सारे एलिमेंट्स जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है वो एक फिक्स्ड इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो लूथर मेयर ने कहा कि मैंने जो ग्राफ बनाया एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग उनका ये कंक्लूजन था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक वेट का। ठीक है, सो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, यहां पर लूथर मेयर का आपका एंड हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मेंडलीफ ने ये बोला कि जो एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होता है। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी का बात लूथर मेयर ने कहीं नहीं कहा। लूथर मेयर ने ये कहा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक वेट का, लेकिन मेंडलीफ ने बोला कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है एलिमेंट का वो उनके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, अगला आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का क्या क्या खासियत है? तो पहला, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट पर बेस्ड है। जब तक मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उस टाइम पे टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे और उन 63 एलिमेंट्स को मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह दिया। तो ये इनका एक मेरिट हो गया कि 63 एलिमेंट्स वर नोन एंड नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी और ये सारे 63 एलिमेंट्स जो हैं वो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कहीं ना कहीं अपना एक जगह ऑक्यूपाई कर रहे थे। और सबसे बड़ा मेरिट इनका ये है कि मेंडलीफ इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन सिस्टमेटिक मैनर। उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में क्लासीफाई किया, दैट इज इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड इन वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में। ठीक है, सो फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर दैट इज इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड इन वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, इन्होंने सिस्टमेटिक मैनर में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में। जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं और टोटल 7 पीरियड्स थे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उसी तरीके से जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं और मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स थे। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि सिस्टमेटिक मैनर में एक पीरियोडिक टेबल बनाए, उसमें हॉरिजॉन्टल रोज था, वर्टिकल कॉलम था। जो हॉरिजॉन्टल रोज होता है उसको पीरियड्स बोलते हैं। टोटल कितना पीरियड्स था? टोटल 7 पीरियड्स था। उसी तरीके से वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोलते हैं और कितना ग्रुप था? 8 ग्रुप था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इन्होंने क्या किया? टोटल 8 ग्रुप था, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 ग्रुप को क्या किया मेंडलीफ ने? हर ग्रुप को 2-2 सब ग्रुप में बांट दिया। मतलब फर्स्ट ग्रुप को 2 सब ग्रुप में बांट दिया, ए और बी में, सेकंड ग्रुप में बांट दिया, ए और बी में। इसी तरीके से हर एक ग्रुप को 2-2 सब ग्रुप में इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ए सब ग्रुप में किसको रखा गया? नॉर्मल एलिमेंट्स को। बी सब ग्रुप में किसको रखा गया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। ठीक है, सो ए सब ग्रुप में किसको रखा गया? ए सब ग्रुप में कौन रखा? ए सब ग्रुप में रख दिए नॉर्मल एलिमेंट्स को और बी सब ग्रुप में हम लोग रख दिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। तो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं एस एंड पी ब्लॉक वाले। जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ के? एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस को छोड़ के, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। ठीक है, उसी तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और जो एस एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट इनर्ट गैस वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ए सब ग्रुप में इन्होंने नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा और बी सब ग्रुप में इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि 8th ग्रुप में इन्होंने 9 एलिमेंट्स को रखे। इसे मैंने 9 बॉक्सेस बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन 9 एलिमेंट्स का नाम मैं आपको बताता हूँ कैसे रखे थे। फे, को, नी, फिर, रूठा, ओसामा, इरिडियम, यहाँ पर आ जाएगा पीडी और पीटी। ये टोटल 9 एलिमेंट्स थे जो ग्रुप 8 में रखे गए। ठीक है, दीज आर दी, हाँ, आयरन, कोबाल्ट, निकल,
रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम, ये 9 एलिमेंट्स ग्रुप 8 में रखे गए। ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट को भी पूरा समझ गए कि हाँ इन्होंने 8 ग्रुप बनाया, जिसमें 7 ग्रुप्स को दो दो सब ग्रुप में बांट दिया, ए और बी में, और 8 ग्रुप में टोटल 9 एलिमेंट्स को रखा, और उन 9 एलिमेंट्स का ये आपके पास नाम है, कौन कौन एलिमेंट्स को हम लोग 8 ग्रुप में रखें। अगला इनका मेरिट क्या था, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टी, सेम ग्रुप में बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स जो थे उनका प्रॉपर्टी भी सिमिलर था। अगला आता है व्हाट आर द मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ मेनलीफ पीरियोडिक टेबल। तो जैसे ही मेनलीफ का पीरियोडिक टेबल आ गया तो जो स्टडी है एलिमेंट्स का वो ईजियर बन गया, आसान हो गया। अगला प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ये बहुत बड़ी बात थी मेनलीफ के टाइम पे। मेनलीफ ने बोला कि मैं अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स नए डिस्कवर होंगे और वो यहीं पर रखे जाएंगे। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि इट गेव इंकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स एज सम गैप्स वर लेफ्ट इन इट। इनके पास क्या हो गया था, मेनलीफ के पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ दिए गए थे, और मेनलीफ ने ये बोला कि जो गैप मैंने छोड़ा है इसमें आगे चल के फ्यूचर में कुछ नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो इस गैप को आके फिल कर देंगे। आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है, मतलब मेनलीफ कितना बड़ा आदमी था है? आज की बात ना करते हो, भविष्यवाणी पहले ही कर दिया, पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया कि आगे आने वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो इस गैप में आके फिल हो जाएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे आगे चल के डिस्कवर हुए? तो 4 एलिमेंट्स का आपको नाम याद रखने हैं, गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम और टेक्नीशियम। यानी गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम और टेक्नीशियम, ये 4 एलिमेंट्स थे जो आगे चल के डिस्कवर हुए, और इनको हम लोग बाद में जाके मेनलीफ पीरियोडिक टेबल में जो गैप्स थे वहाँ पे इनको रख दिया गया। गैलियम का दूसरा नाम है इका एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को बोलते हैं इका सिलिकॉन, स्कैंडियम को बोलते हैं इका बोरॉन, और टेक्नीशियम को बोलते हैं इका मैंगनीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वाज प्रेजेंट इन मेनलीफ पीरियोडिक टेबल। कहा गया है इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में, मतलब मेनलीफ के पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। क्या स्कैंडियम था, क्या टेक्नीशियम था, क्या जर्मेनियम था? अरे स्कैंडियम, टेक्नीशियम, जर्मेनियम तो बाद में डिस्कवर हुआ, वही तो पढ़े हम लोग यहाँ पे कि स्कैंडियम, टेक्नीशियम और जो जर्मेनियम था, स्कैंडियम, टेक्नीशियम और जर्मेनियम जो था वो बाद में डिस्कवर हुआ, ये थोड़ा ना मेनलीफ के पीरियोडिक टेबल में पहले से था। यानी इन तीनों में से कोई नहीं था। इसका आंसर कहा गया नन ऑफ दीज। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा एलिमेंट मेनलीफ के पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट था। हम लोग जानते हैं कि स्कैंडियम, टेक्नीशियम और जर्मेनियम, ये तीनों का तीनों जो है ये मेनलीफ पीरियोडिक टेबल के बाद में डिस्कवर हुआ, ये पहले से प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट्स विच आर साइटेड एज एन एग्जाम्पल टू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ sorry so the elements which are cited as an example to prove the validity of Mendeleev periodic law are, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसको हम लोग एक एग्जाम्पल की तरह दे सकते हैं कि हाँ ये तो बहुत सही एग्जाम्पल है मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को प्रूफ करने के लिए। तो एक तरीके से इसमें ये पूछा गया है कि कौन से एलिमेंट्स का पहले से ही प्रिडिक्शन करके गए थे मेंडलीफ साहब। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप बताएं। गैलियम और स्कैंडियम। क्या गैलियम और स्कैंडियम, इनका क्योंकि ये डिस्कवर नहीं हुए थे। क्वेश्चन समझ गए ना क्या पूछना चाह रहा है। तो गैलियम और स्कैंडियम बाद में जाकर डिस्कवर हुए, लेकिन इनके बारे में मेंडलीफ साहब ने पहले ही बता दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द मेरिट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। वही इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल को हम लोग दे सकते हैं प्रूफ करने के लिए मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को। तो उसका आंसर है गैलियम और स्कैंडियम। क्यों? क्योंकि ये डिस्कवर उस टाइम पे नहीं हुआ था, ये दोनों डिस्कवर बाद में हुए। ठीक है, लेकिन इनके लिए स्पेस पहले से ही छोड़ दिया गया था, इसलिए ये दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस टू एलिमेंट्स प्रूफ द वैलिडिटी ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगला मेरिट क्या चाहिए मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का। सो करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। ठीक है, सो बहुत सारे एटॉमिक वेट डाउटफुल थे, उनको करेक्ट करने का काम किसने किया? मेंडलीफ ने। सो करेक्शन वर डन इन एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट, जैसे यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। ये 5 एलिमेंट हैं, इनका जो एटॉमिक वेट था वो पहले डाउटफुल था, उसको करेक्ट करने का काम किसने किया? मेंडलीफ ने किया। तो उसका याद कैसे रखिएगा, यू बेईमान इंसान और पिटेगा। क्या? यू बेईमान इंसान और पिटेगा। सो यू बेईमान इंसान और पिटेगा। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक वेट
मेंडलीव के आने के पहले डाउटफुल था, लेकिन जैसे ही मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आ गया तो इन पांचों का एटॉमिक वेट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला पढ़ते हैं मेरिट। मेरिट खत्म हो गया, पढ़ते हैं डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ते हैं, डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे पहला है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीव ने हाइड्रोजन के पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो 1a से भी बिलोंग करता है, 1a से भी बिलोंग करता है और 7a से भी बिलोंग करता है। हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट ए और सेवेंथ ए दोनों से बिलोंग करता है, इसलिए हाइड्रोजन का पोजीशन मेंडलीव डिफाइन नहीं कर पाए। और दूसरा था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाए, सो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, अगला आता है एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो कुछ ऐसे पेयर थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो कि गलत थे, जैसे देयर वर सम पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स विच डिड नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। जैसे मैं समझाता हूँ इसको अच्छे तरीके से एक एग्जांपल से। जैसे मैं बोलूँ आर्गन और पोटासियम, आर्गन का एटॉमिक वेट है 39.9 और पोटासियम का है 39.1। मेंडलीव के अकॉर्डिंग पहले होना चाहिए किसको, कैल्शियम को, और सॉरी कैल्शियम बोल रहा हूँ, पोटासियम को, और बाद होना चाहिए आर्गन को, क्योंकि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल हो किस पर बेस्ड है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे। तो पहले आर्गन होना चाहिए कि पहले पोटासियम होना चाहिए, तो पहले पोटासियम आना चाहिए फिर आर्गन आना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले कर दिया आर्गन को और बाद में कर दिया पोटासियम को। वही है एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कि देयर आर सम पेयर्स ऑफ एलिमेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट के पेयर थे विच डिड नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को फॉलो नहीं करते थे। और ऐसे चार पेयर आपको याद रखना है, एक पेयर ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। इसको आप याद कैसे करेंगे, किस ट्रिक से? सो आमिर खान तेरी इच्छा कोक नहीं ठंडा पानी। मैंने क्या बोला, एक बार इरेज करता हूं मैं इसको, फिर आपको क्या मैंने बोला, आमिर खान तेरी इच्छा कोक नहीं ठंडा पानी। ठीक है, तो पहला पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा पेयर ये है और चौथा पेयर ये है। ये चार एनोमलस पेयर हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे प्लेटिनम और गोल्ड, इन दोनों का प्रॉपर्टी बहुत सिमिलर है, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखा गया। प्लेटिनम को रखा गया 8th ग्रुप में और गोल्ड को रखा गया 1st बी में। ठीक है, सो लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये भी एक डिमेरिट हो गया। और एक और डिमेरिट इनका है कि अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, इसी का उल्टा बोलते हैं, लाइक एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रख दिए और जो अनलाइक एलिमेंट्स हैं उनको सेम ग्रुप में रख दिए। सो लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। जैसे ग्रुप 1 को इन्होंने डिवाइड किया 2 में, 1A में और 1B में। अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि इन्होंने 8 ग्रुप बनाए, इसमें 7 ग्रुप को 2-2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, A और B में। तो ग्रुप 1 को डिवाइड कर दिया 1A और 1B में। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब 1A में आते हैं, और लिथियम, सोडियम, कॉपर, AgAu ये सब 1B में आते हैं। ठीक है, तो जो अनलाइक एलिमेंट्स थे उनको क्या कर दिया गया, सेम ग्रुप में रख दिया गया। किसने रखा, ये मेंडलीव ने। जो पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम होता है ये मोर रिएक्टिव होता है, ये अल्कली मेटल्स हैं और ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। और जो कॉपर और Ag और Au यानी कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये तीनों के तीनों लेस रिएक्टिव हैं। इन तीनों का यूज़ करते हैं हम लोग क्वाइन बनाने में, इसलिए इनको क्वाइनेज मेटल बोला जाता है। जब आप डी ब्लॉक का क्वेश्चन बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाइनेज मेटल। उसका आंसर यही तीनों में से एक है, कॉपर, Ag और Au। इन तीनों को क्वाइनेज मेटल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में इन तीनों को यूज़ करके क्वाइन बनाया जाता था। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब आप सोचिए ना कि इधर तो है मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, दे आर नॉर्मल एलिमेंट्स, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर अल्कली मेटल, दे आर क्वाइनेज मेटल। अब दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। कोई रिएक्टिव है ज़्यादा है तो कोई कम रिएक्टिव है, कोई नॉर्मल एलिमेंट है तो कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है, कोई अल्कली मेटल है तो कोई क्वाइनेज मेटल है। तो दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन दोनों को उठा के किस में रख दिए हम लोग, ग्रुप 1 में ही तो रख दिए हैं, है ना। दोनों तो ग्रुप 1 में ही है।
फर्क कितना है कि 1A में है, ये 1B में है, लेकिन है तो दोनों ग्रुप 1 में ही ना। तो वही तो कहा गया कि जो अनलाइक एलिमेंट्स है उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया। उसी का मैंने कोई एग्जांपल दिया कि इन दोनों को सेम ग्रुप में रख दिया गया, दोनों को ग्रुप 1 में ही डाल दिया गया। दिस इज द डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा डीमेरिट में? पहला हाइड्रोजन का पोजीशन इन्हें डिफाइन नहीं किया, ठीक है। आइसोटोप्स का पोजीशन डिफाइन नहीं हुआ। कुछ एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें क्या हम लोग ट्रिक पढ़े? आमिर खान तेरी इच्छा कोक नहीं ठंडा पानी। और क्या पढ़े? जो लाइक एलिमेंट्स है उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया, जैसे प्लेटिनम और गोल्ड, ये दोनों लाइक एलिमेंट्स हैं, इन दोनों का प्रॉपर्टी बहुत मैच करता है, लेकिन इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में डाल दिया गया। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका प्रॉपर्टी बहुत अलग अलग था, लेकिन उनको एक साथ रख दिया गया। उसका हम लोग अभी एग्जाम्पल ये पढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनसे पूछा गया कि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि एक टाइम के बाद, एक इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट करता है, तो प्रॉपर्टी क्यों रिपीट करता है? जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया वाई का, क्यों पीरियोडिसिटी है, तो काउज ऑफ पीरियोडिसिटी मेंडलीव साहब नहीं बता पाए। सो वाई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीटेड इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में क्यों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होता है, इसका रीजन, इसकी वजह मेंडलीव साहब नहीं बता पाए। सो ये कुछ डीमेरिट्स हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग स्पीड में। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ किस पर बेस्ड है? एटॉमिक वेट पर। अगला, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स सिस्टमेटिकली वाज मेड बाय, सबसे पहले सिस्टमेटिकली किसने क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को? तो आंसर जाएगा मेंडलीव। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने क्या बनाया था? वो तो सारे गामा पाधा निशा था, और वो 20 तक ही वैलिड था, कैल्शियम तक ही वैलिड था, इसलिए न्यूटन का आंसर नहीं जाएगा। डोबर्नियर ने तो ट्राइड बनाया, वो भी सिस्टमेटिक नहीं था। लूथरमेयर ने कर बनाया, कर याद करना आसान होता है? नहीं, कर तो बहुत मुश्किल होता है याद करना। एंड लूथरमेयर का भी जो क्लासिफिकेशन था वो सिस्टमेटिक नहीं था। तो फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया? मेंडलीव के द्वारा किया गया। तो ले दे के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने 60 to 70% जो हिस्ट्री है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल का ऐसा, वो हमने कवर कर लिया। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, इससे तो क्वेश्चन नीट में नहीं आते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। आप मेरे पे भरोसा रखें, आपका 1 मिनट भी टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। आपको मैं इसलिए ये सब पढ़ा रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जब आप नीट के एग्ज़ाम में बैठें तो आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ बैठें। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने ये टॉपिक छोड़ रखा है, हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा है, ये टॉपिक मेरा अच्छे से तैयार नहीं है। हमें सारे टॉपिक्स को एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ लेना है। अभी भी हमारे पास मोर देन इनफ टाइम है। इतने टाइम में हम लोग एक बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नीट की कर सकते हैं। तो आप डेली के डेली बस आप ये करके आए लेक्चर के पहले कि आप क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ उसको एक बार रिवाइज कर ले, जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट वाला पार्ट थ्योरेटिकल है, लेकिन जैसे हम लोग एक बार इंटर कर जाएंगे एटॉमिक रेडियस में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, आयोनाइजेशन एनर्जी में, वहाँ से आपको थोड़े न्यूमेरिकल्स आने लग जाएंगे, तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट और डेवलप होगा पीरियोडिक टेबल में। लेकिन अभी आप 2-3 दिन आप थोड़ा पेशेंस रखें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ें, उसको रिवाइज करें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको एक बार आप एनसीईआरटी से भी रीड करें। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। जब एनसीईआरटी में दिया गया मतलब इट इज़ इंक्लूडेड इन द नीट सिलेबस, और अगर नीट सिलेबस में है तो इट इज़ योर मोरल ड्यूटी टू स्टडी दीज ऑल। आपको ये सारा पढ़ना ये आपका ड्यूटी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आप लोगों से आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर आएंगे और स्टार्ट करते हैं हम लोग मोज़ले के पीरियोडिक लॉ से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।